स्वागत है आप सभी का बालाजी कोचिंग के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम अजय सर है और यहाँ पे हमारा जो बालाजी कोचिंग है तरवारा में है और इसकी लोकेशन है सिवान रोड में चिल्ड्रन राइज स्कूल के सामने। तो इस कोचिंग में हम लोग जो भी हमारे भाई बहन हैं 10th 11th 12th के 11th 12th साइंस के लिए और प्लस कोई भी अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता है जैसे कि एसएससी, आर्मी, रेलवे, डिफेंस, बिहार पुलिस और अगर कोई इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करना चाहता है तो उसके लिए आप यहाँ पे हमारी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो क्लास 10th का है और क्लास 10th का साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का, जो कि फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो इस टॉपिक का हमने फर्स्ट लेक्चर पहले दिया था, मैंने फर्स्ट लेक्चर इसी चैनल पे अपलोड किया है। तो आज का जो है लेक्चर नंबर 2 है। तो आज का सेकंड लेक्चर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एक समीकरण। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्लास हमने किया हुआ है और अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, लेक्चर 1, उसके बाद फिर लेक्चर 2 को आप कंटिन्यू कीजिए। तो लेक्चर 2 में देखिए क्या हमें पढ़ना है। जो पहली क्लास थी हमारी इस चैप्टर की तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो हमारे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं उसके कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि आपका जो फर्स्ट टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो हमने पढ़ लिया था संयोजन अभिक्रिया, हमने पढ़ लिया था जहां पे केवल एक प्रोडक्ट एक उत्पाद बनता है। फिर था डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, केवल एक ही आपका रिएक्टेंट होता है, केवल एक ही रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट यहाँ पे 2 से ज्यादा बनते हैं, उत्पाद जो है 2 या 2 से अधिक बनेगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है थर्ड नंबर में जो आगे आज हम पढ़ने वाले हैं वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम हिंदी में कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमारा ये है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि ये दोनों हमने पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, इंग्लिश में लिख सकते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो इसका आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि आप रिएक्शन लिख रहे हैं कि आयरन, देखिए आयरन जो है लोहा Fe सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब ठोस अवस्था में, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4। तो इसका देखिए ये एक्वस फॉर्म का मतलब ये होता है कि कॉपर सल्फेट है आपका ये पानी में घुला हुआ है। इसके साथ जब आप अभिक्रिया करवाएंगे, केमिकल रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या होता है, ये आयरन जो होता है ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये अधिक क्रियाशील है, किससे, कॉपर से। तो इसको ये हटा देगा और खुद यहाँ पे आ जाएगा, तो विस्थापित कर देगा। इसका मतलब आपके पास उत्पाद क्या बनेगा, FeSO4 एक्वस प्लस कॉपर। तो ये कॉपर आपका अलग हो गया। ठीक है, तो ये जो होता है आपका, इसका कलर भी आप लिख सकते हैं कि ब्लू कलर का होता है, नीला कलर का होता है ये कॉपर सल्फेट। तो आयरन ने इस कॉपर को हटा दिया तो आयरन सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो ये आपका उदाहरण है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का।
तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो है वो है आपका इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है आपके, इसमें दो कंपाउंड हो गए और दो कंपाउंड में आपका आयन एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो उसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए जो नेक्स्ट टाइप है आपका फोर्थ टाइप, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में हमारा हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि हमारे पास दो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, दो यौगिकों के बीच में आयन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आप ऐसे बोल सकते हो कि देयर इज आयन एक्सचेंज between two compounds। दो कंपाउंड के बीच में आयन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, आयन क्या होते हैं देखिए, जैसे अगर कहीं भी आप लिख रहे हैं H पॉजिटिव तो ये आयन है, OH नेगेटिव ये आयन है, Na पॉजिटिव आयन है, क्लोरीन नेगेटिव तो आयन है। तो आयन का मतलब वो होता है जिसपे धनात्मक या ऋणात्मक आवेश हो, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज हो। जिससे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता है उसी को हम आयन बोलते हैं। और देखिए अगर आपके पास दो कंपाउंड को भी लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप ले रहे हैं Na2SO4, इसको क्या बोला जाएगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसके बाद आप लेते हैं सपोज कीजिए BaCl2, इसको क्या बोलेंगे, BaCl2 क्या पढ़ा जाएगा, बेरियम क्लोराइड। ठीक है, बेरियम क्लोराइड। तो जब आपस में रिएक्ट होंगे तो देखिए आपस में रिएक्ट होने से क्या होता है, जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आपके पास बनता है NaCl और प्लस BaSO4। ठीक है, तो देखिए ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये भी एक्वस फॉर्म में। एक्वस फॉर्म वो होता है, भौतिक अवस्था होती है जिसमें मतलब किसी भी चीज को अगर पानी में डिसॉल्व करते हैं, पानी में घोलते हैं तो उसको हम एक्वस बोलते हैं। तो ये अगेन आपका एक्वस है और ये है सॉलिड। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ये सोडियम क्लोराइड है, सॉल्ट होता है ये सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये BaSO4। तो BaSO4 इसको क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट और व्हाइट कलर का होता है, और हम इसको हिंदी में बोलेंगे इनसॉल्युबल होता है, मतलब घुलता नहीं है, पानी में नहीं घुलता है, सॉलिड फॉर्म में होगा, ठोस अवस्था में घुलेगा नहीं। अवक्षेपण, अवक्षेप बोलते हैं। तो अवक्षेप का मतलब ये होता है कि ये जो है ये घुलता नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। और इसमें देखिए आयन एक्सचेंज लिखा हुआ है ना यहाँ पे, आपका आयन का अगर लिखा हुआ है तो आयन का मतलब क्या होता है, देखिए जब ये जो चीज है ना, जब इसको ब्रेक कीजिएगा, ये ब्रेक होती है मतलब टूटती है, तो कैसे टूटता है ये, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो इस तरह से आयन में बढ़ गया। ये आपका धातु है, ये अधातु सोडियम धातु होता है, मेटल होता है। और ये वाला जो चीज ब्रेक होता है, ये टूटता है, तो बेरियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 क्लोरीन नेगेटिव। ठीक है, तो ये वाले जो चीज है ये आपस में जुड़ जाते हैं, SO4 2 नेगेटिव और Ba2 पॉजिटिव, ये आपस में जुड़ जाते हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रल बना देता है आपको, मतलब ये BaSO4 न्यूट्रल बना देगा, बेरियम सल्फेट न्यूट्रल फॉर्म कर देगा। तो ये इसीलिए इसको आयन एक्सचेंज बोला जाता है। तो ये आपका है क्या, डबल एक्सचेंज, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयन एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो
ये हमारा, इसके बाद आप इसको पोज करके नोट कर लीजिए। और फिर हमने अभी तक 4 तरह के केमिकल रिएक्शंस, 4 तरह की हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली। इसके बाद एक लास्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग कर लेते हैं, मतलब लास्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है वो हमारी है 5th टाइप की, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब देखिए क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग उपचयन और अपचयन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, उपचयन का मतलब क्या होता है, दो चीजें होंगी। देखिए उपचयन है, इसका मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसी को आप हिंदी में कह सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना। ठीक है, उत्सर्जन होना, निकलना, यह आपका होता है ऑक्सीडेशन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो ये आपका ऑक्सीडेशन होता है, उपचयन होता है। इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे इस तरीके से Cu+O2, ये कॉपर ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में, गैस फॉर्म में, ये जो है आपका ये सॉलिड फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसको आप बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक आइटम है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, तो 2 कॉपर हो गया, 2 कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद आप लिख सकते हैं यहाँ पे रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन को हम लोग कहते हैं अपचयन। ठीक है, तो अपचयन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा है बिल्कुल। देखिए ऑक्सीडेशन का उल्टा होता है आपका रिडक्शन। ठीक है, अपचयन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ऊपर क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, बट यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है। तो इसका देखिए एक एग्जांपल क्या है, सपोज कीजिए कि हम ये रिएक्शन लिख रहे हैं CuO, जैसे यहाँ पे जो उत्पाद फॉर्म हो रहा था ये CuO प्लस हाइड्रोजन, तो ये क्या बनेगा आपका कॉपर प्लस हाइड्रोजन का वाटर हो जाएगा। तो ये जो चीजें देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है, CuO से कॉपर बन रहा है। तो जो CuO होता है इसको आप बोल सकते हैं क्या, CuO क्या है, ये होता है आपका, यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है या अपचयन हो रहा है। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड में अपचयन हो रहा है। और जो सिर्फ हाइड्रोजन है आपका, तो हाइड्रोजन में जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे उपचयन हो रहा है। ठीक है, मतलब इंग्लिश में ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन, कि हाइड्रोजन में ऑक्सीडेशन हो रही है, उपचयन हो रहा है, और यहाँ पे हो रहा है अपचयन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये आप बोल सकते हैं। तो हो गया आपका ये, तो प्लीज आप पॉज कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इसके बाद हम ये हमारे थे 5 तरह की केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, एक आप टॉपिक ये पढ़ सकते हो कि इफेक्ट ऑफ, मतलब दैनिक जीवन में हमारे पास उपचयन किस तरीके से होता है, हमारे दैनिक जीवन में उपचयन का क्या रोल है। तो टॉपिक हमारा है दैनिक जीवन में उपचयन का प्रभाव। ठीक है, ये हमारा है टॉपिक। तो इसको हम इंग्लिश में लिख सकते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन
इन डेली लाइफ। ठीक है, कि हमारे डेली लाइफ में जो है ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है। ठीक है, ये हमारा इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। तो देखो अब इसमें क्या है कि सपोज कीजिए कि हमें कहते हैं कोरोजन। ठीक है, कोरोजन एक वर्ड है, इसको हम लोग बोला जाता है हिंदी में संक्षारण। ठीक है, तो संक्षारण जो है कोरोजन है, ये संक्षारण है। इसका मतलब क्या होता है कि इसे कोई भी लोहे की चीज को हम जंग लगना कहते हैं, तो उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, उसमें उपचयन हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो हो क्यों रही है। सबसे पहली बात मान लीजिए आपके पास लोहा है या आयरन है, तो वो अगर संपर्क में आएगा किसके, जैसे कि हवा के, पानी के, ठीक है, नमी के या अम्ल के, तो इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एयर, वाटर, मॉइस्चर और एसिड। ठीक है, इन चीजों के कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि जो मेटल होता है, जैसे कि लोहा है या कोई भी मेटल होता है, तो वो उसमें उपचयन होता है, उसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन होने से वो खराब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, जो लोहा है उसमें ऑक्सीडेशन होती है, संक्षारण होता है। इस तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास कॉपर है, सिल्वर है, कॉपर को हम लोग तांबा बोलते हैं, ठीक है ना, तो और सिल्वर को हम चांदी कहते हैं, तो उनमें भी क्या होगा कि उनमें भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, उसमें वो उपचयन हो जाएगा। तो सिल्वर जो है इसको मतलब सिंबल होता है Ag, तो सिल्वर Ag होता है और इसको हम लोग बोलते हैं चांदी। तो ये आपका हो जाएगा ब्लैक कलर का हो जाता है, काले कलर का होता है। किस कारण? ऑक्सीडेशन होने के कारण, उपचयन होने के कारण। तो ये ब्लैक या काला कलर का हो जाएगा, और जो तांबा है ये ग्रीन कलर का हो जाता है ऑक्सीडेशन होने के बाद। ठीक है ना, इसको इसकी हरा कलर है। मतलब अगर आपके पास सोने का गहना भी है, कोई ऑर्नामेंट्स भी है, कोई गहना ज्वेलरी है, तो वो उसमें धीरे धीरे काफी समय जब वो हो जाता है उसको, तो वो उसका कलर चेंज होने लगेगा, कलर थोड़ा फेड हो जाएगा। इसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, उसमें उपचयन हो रहा है। ठीक है, तो हालांकि कोरोजन संक्षारण लोहे के लिए यूज होता है, तो ये सब धातु है। एक इसमें वर्ड आपके पास आएगा, तो हमारा टॉपिक क्या है, दैनिक जीवन में ऑक्सीडेशन किस तरीके से हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है उपचयन। एक है आपका रेंसिडिटी, इसको हम बोल सकते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, तो इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी, यहाँ पे मैं वर्ड लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयली फूड्स, हिंदी में वसा, वसा युक्त भी लिख सकते हो, वसा युक्त अथवा तथा तैलीय भोजन का, तैलीय भोजन का उपचयन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रेंसिडिटी। जैसे कि चिप्स होता है, चिप्स का पैकेट होता है, तो उसमें ऑयली, जो हमारे आलू का जो चिप्स है, तो वो ऑयली फूड है, उसमें फैट है, मतलब वसा है, तो दूध में भी फैट होता है। तो वो ऑयली जो फूड है उसमें क्या होता है कि वो उसमें उपचयन होने लगता है। उपचयन होने से क्या होगा, दो चीज होगी, एक तो वो खराब हो जाएगा, ठीक है, और उसकी जो गंध है वो भी अच्छी गंध नहीं, बेकार गंध आएगी। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। तो हम इससे बचने के लिए क्या करते हैं, जैसे कि देखा होगा आपने, चिप्स के पैकेट में क्या होता है कि उसमें हवा होती है, तो वो जो हवा है वो कौन सी हवा है या वो कौन सी गैस है, तो वो नाइट्रोजन गैस होती है, N2। ठीक है, क्या है वो, नाइट्रोजन गैस है। तो जो नाइट्रोजन गैस हम उसमें भरते हैं, ठीक है, इसलिए भरते हैं ताकि हमारा विकृत गंधिता ना हो, रेंसिडिटी ना हो। तो जब रेंसिडिटी नहीं होगी तो हमारा वो ऑयली फूड है, जो तैलीय पदार्थ है, जो चिप्स है, वो खराब नहीं होगा। तो वो हवा इसलिए भरी जाती है ताकि उपचयन ना हो, उस उपचयन को हम लोग विकृत गंधिता या रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि किस तरीके से उपचयन हमारे डेली लाइफ में होता है, हमारे आसपास की चीजों में होता है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि संक्षारण एक होता है, विकृत गंधिता एक होता है। तो आप इसको पॉज करके नोट कीजिए। ठीक है।
इसके बाद इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक है, ठीक है। देखिए इसके बाद इस चैप्टर का हमारे पास लास्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब देखिए क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया की का तापमान के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया का तापमान के आधार पर वर्गीकरण क्या हो सकता है, ठीक है, क्या उसकी क्लासिफिकेशन है टेम्परेचर के बेस पे, तापमान के आधार पे। तो वो जो है आपका दो होगा, एक होगा एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन और एक होता है एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पे देखना है कि हमें क्या होगा। देखिए एक्सोथर्मिक को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा शेपी अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया आप कह सकते हो, और इसको बोलते हैं ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें आपको हीट रिलीज होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया में हीट रिलीज होगी, उसी को हम लोग बोलते हैं कि ऊष्मा हमें मिलती है, ठीक है, ऊष्मा मिलेगी। जैसे कि आप एक एग्जांपल लिखें यहाँ पे CH4 जो कि गैस फॉर्म में होता है, मीथेन गैस होती है, ठीक है, ईंधन के तौर पर भी यूज की जाती है। अब इसको आप जलाइएगा, इसको आप जलाते हो अगर ऑक्सीजन को बर्न करते हो तो क्या फॉर्म होता है CO2 प्लस H2O और प्लस हीट, इसी को हम लोग ऊष्मा बोलते हैं। तो यहाँ आपको ऊष्मा मिल रही है या आपको हीट मिल रही है इस केमिकल रिएक्शन की, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। पर आप इसको अगर देखो तो यहाँ पे आपको हीट देना पड़ेगा। तो जितना भी विस्थापन अभिक्रिया होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, वहां पे आप हीट सप्लाई करते हो, हीट वहां देते हो, यहाँ पे आपको हीट मिल रही है। तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में अगर है तो इसको आपने हीट दिया, ऊष्मा दिया, तो ये किस में बदलता है CaO प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से इस रासायनिक अभिक्रिया में आपको हीट देना पड़ रहा है, एरो के ऊपर जो होता है साइन, इसका मतलब इसमें हीट दे रहे हो, ऊष्मा दे रहे हो। तो एंडोथर्मिक में हीट सप्लाई करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, और एक्सोथर्मिक में आपको हीट मिलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस चैप्टर का देखिए हमने लगभग जो सिर्फ थ्योरी का पार्ट है, जो थ्योरी वाला पार्ट है वो हमने कर लिया है, और अगला जो नेक्स्ट जो हम लेक्चर बनाएंगे, लेक्चर 3 फर्स्ट चैप्टर है, उसमें क्वेश्चंस करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं और जरूरी है थ्योरी, बट मेन चीज आपको क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा कि हमारा जो बालाजी कोचिंग है, इसका आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और इस पे हम लोग मैथ्स एंड सभी लेक्चर्स अपलोड करेंगे, चाहे वो 10th के हो या 11th 12th के हो। तो आप इससे कनेक्टेड रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप ऑफलाइन कोचिंग के लिए भी हमारे कोचिंग में जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन तो आप जैसे कि आप देख ही रहे हैं, बट ऑफलाइन भी अगर कुछ आए तो उसके लिए हमारे कोचिंग में संपर्क कर सकता है, या उसमें हमारे थंबनेल में सारा डिटेल्स है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।